हेलो, वेलकम बैक क्लास। अब हम लोग आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, लीगल राइट्स एंड दी स्टेट। तो अभी तक हम लोगों ने राइट्स की बात करी थी कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स आर क्लेम ऑफ अ पर्सन विच आर जस्टिफाइड, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। फिर वी डिस्कस्ड कि किस तरीके के राइट्स होते हैं, राइट्स क्या डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, नेचुरल राइट्स को कैसे ह्यूमन राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, क्यों ह्यूमन राइट्स कन्वर्ट किया गया, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि एज अ ह्यूमन वो राइट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए हमने उनको नाम दे दिया ह्यूमन राइट्स। और कैसे ह्यूमन राइट्स एवर एक्सपैंडिंग राइट्स होते जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ बेसिक चीज़ों के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती गई, जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी के साथ साथ राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, राइट टू क्लीन एयर, इस तरीके की चीज़ें ऐड होती गई। देन लीगल राइट्स एंड दी स्टेट पे अब आते हैं। ठीक, बोला गया वाइल क्लेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स अपील टू आवर मॉरल सेल्फ, द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ सच अपील डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एंड द लॉ, दिस इज वाई सो मच इंपॉर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि जब हम बात करते हैं कि राइट्स हमको मिलने चाहिए, ठीक है, राइट्स मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट अगर वो राइट्स लीगल नहीं होंगे, जस्टिफाइड नहीं होंगे, है ना, इनेबल नहीं कर पाएंगे उनको, तो वो राइट्स किसी काम के नहीं हैं, वो कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंस होती है लीगल रिकॉग्निशन की। लीगल, है ना, लीगल रिकॉग्निशन का मतलब होता है लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ वो चीज़ सही है कि गलत है, एज पर द लॉ रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, है ना। कोई लॉ बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो क्या करती हैं, वो स्टेट को ये कहती हैं कि आपको जो पॉलिसी बनानी है, आपको जो लॉ बनाना है, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना है फॉर आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या फिर किसी भी कंट्री का सिटीजन, अगर वहाँ पर जो भी उनका फ्रेमवर्क होगा काम करने का। तो इसी तरीके से लीगल रिकॉग्निशन अगर राइट्स का होता है तो राइट्स की वैल्यू और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। ठीक, तो अ बिल ऑफ राइट इज इंस्टाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन राइट्स गिव देम अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। इन आर कंट्री वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम जब बात करेंगे कि तो बिल ऑफ राइट्स हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, यहाँ पर इंडिया में वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल क्यों? फंडामेंटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, जो हमारे बेसिक चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारी कंट्री में बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। तो लॉज एंड पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स को, और इनको लीगली इन्फोर्स भी किया गया है। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होता है तो वो गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें करी गई हैं उनको मानना ज़रूरी है। ठीक, देन जैसे एग्जाम्पल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है प्रोविजन टू बैन अनटचेबिलिटी विच ड्रॉज अटेंशन टू अ ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस इन दी कंट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि अनटचेबिलिटी जो है इंडिया में पुराने टाइम से होती आई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ऑन द जो बाद में कास्ट के बेसिस पर कन्वर्ट हो गई, तो उसको बैन करना ज़रूरी है। यस, क्यों बैन करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर उसको बैन नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, हाउ कैन वी गिव ऑप्रेस्ड पीपल देयर बेसिक राइट्स। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया और इसीलिए बैन ऑन अनटचेबिलिटी लगाया गया। सो इम्पोर्टेंस द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ आवर क्लेम्स दैट सेवरल थ्योरीज डिफाइन राइट्स एज द क्लेम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन को क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है राइट्स के? क्योंकि हम लोग को जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स हैं वो बोलते हैं कि राइट्स जो है वो क्लेम्स, ऐसे क्लेम्स हैं ह्यूमन बींग्स के और सिटीजन्स के, जिनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? स्टेट। स्टेट एज एन अथॉरिटी रूलिंग। अब गवर्नमेंट हो सकती है, कोई किंग हो सकता था पुराने के टाइम पे, ये सारी चीज़ें।
तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट्स एज, जो ये आपका मेंशन है, राइट्स एज क्लेम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। ठीक, देन अब हम बात करते हैं आगे। फिर इन मोस्ट केसेस द क्लेम्ड राइट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लेम्ड राइसेस, सॉरी राइसेस नहीं राइस, क्लेम्ड राइट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे राइट्स होंगे वो स्टेट से हम मांग रहे हैं, वी आर आस्किंग देम फ्रॉम स्टेट्स, उनको फुलफिल करने के लिए वी आर आस्किंग देम फ्रॉम स्टेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर बात एग्जाम्पल दी है राइट टू एजुकेशन की, अभी हम लोग समझाते हैं आपको, और आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस एग्जाम्पल यू कैन राइट, है ना, अपने एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको एक क्या चीज़ समझनी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि राइट टू एजुकेशन, अगर किसी को पढ़ना है, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देख रहा था कल, एक मैंने वीडियो देखा, रील वीडियो, उसमें एक बच्ची है फ्रॉम मुरादाबाद, पुराना वीडियो था, तो शी केम टू योगी आदित्यनाथ कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है स्कूल में, आप एडमिशन करवा दीजिए। तो वो यहाँ पर क्या है कि अगर उसका राइट है एजुकेशन का, उसका बिल्कुल राइट है एजुकेशन का, और वो बच्ची 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में भी फॉल कर रही थी कैटेगरी में, अभी उसकी भी बात करता हूँ, वो मैंने क्यों बोला। तो अगर किसी का राइट टू एजुकेशन है तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी कि वो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड टास्क कंप्लीट करे, प्रिस्क्राइब्ड रूल्स बनाए और उन चीज़ों को अवेलेबल करवाए। तो बैक टू एग्जाम्पल आते हैं कि जो मैं पढ़ रहा था, जो मैंने वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, रील पे, कि दैट किड केम टू योगी आदित्यनाथ सीएम, जो आपका जन सुनवाई होती है उसमें, उसने कहा कि मेरा एडमिशन करवा दीजिए। तो उसमें उसका एडमिशन, एक स्कूल है प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहे थे मुरादाबाद में। तो क्यों, क्योंकि दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चार्ज हेफ्टी फीस, वहाँ पर फीस ज़्यादा थी। तो वो बच्ची एक लोअर क्लास को बिलोंग करती है, उसको पढ़ना था, ठीक है, तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तो आपके पास एक सजेशन आ सकता है कि सर अगर उसके पास, उनकी फैमिली के पास उतने पैसे नहीं थे, तो दे माइट हैव गॉन टू सम अदर स्कूल जहाँ पर कम पैसे में पढ़ाई होती हो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पर फ्री में पढ़ाई होती हो। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल के बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओनली स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम एज ग्रुप की जब बात करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। इनको 25% ऑफ सीट्स ऐसे ही लोअर क्लास फैमिलीज जिनकी इनकम कम है उनको अवेलेबल करवानी है। जैसे आपका भी स्कूल होगा ना, तो आपका भी एक प्राइवेट स्कूल है, तो आपके स्कूल में भी आप पता करो RTE के तहत, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कितने बच्चे होंगे। बहुत कम बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले एडमिशन नहीं लेते हैं, वो क्लेम कर देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कि गलत है। आपके स्कूल में आप पता करो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 25% तो पूरी सीटें फिल होंगी ही नहीं, इससे कम ही होंगे बच्चे। और वो भी जो बच्चे होंगे आप देखोगे उन लोगों ने अपने ही जानने वालों के बच्चों को उसमें बैठा रखा होगा, सो दैट उनको बाहर के बच्चों को इन्वॉल्व ना करना पड़े या फिर उनको एजुकेशन ना प्रोवाइड करनी पड़े। ठीक है, तो वो बच्ची को RTE एक्ट के तहत उस स्कूल को फैसिलिटी देनी चाहिए थी, बट उसको वो स्कूल प्रोवाइड नहीं कर रहा था फैसिलिटी, तो इसीलिए उसको CM के पास जाना पड़ा, अथॉरिटी के पास जाना पड़ा, सो दैट दे कैन गिव ऑर्डर्स कि आप इसका एडमिशन लीजिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो स्कूल को ऑलरेडी देना चाहिए था एडमिशन, बिकॉज RTE एक्ट यही कहता है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए 25% ऑफ द सीट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्कूल्स में रिजर्व होंगी। आप उनसे पैसा नहीं लोगे, आप उनसे नॉमिनल फीस लोगे, आप उनको बाकी बच्चों से कम फीस लोगे। जैसे CMS की बात करें, ठीक है, बड़े स्कूल जयपुरिया की बात करें, आपका अपना कोई स्कूल होगा, ठीक है, ये सारे बड़े स्कूल्स, तो आप जाके यहाँ पे देखो
तो RTE एक्ट वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एडमिशन लेते ही नहीं है, ठीक है। फिर तो इसीलिए क्या करना लिखा है, इट इज़ द स्टेट दैट मस्ट इनिशिएट नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट माई राइट टू एजुकेशन इज़ फुलफिल्ड। तो वो बच्ची CM के पास गई, उन्होंने कह दिया कि एडमिशन हो जाएगा, और उस बच्ची का एडमिशन हो भी गया। तो देखिए, जब लीडर्स वर्क करते हैं तो पीपल विल क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट दोज लीडर्स, और वो अपना काम करेंगे, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। Thus rights place an obligation upon the state to act in certain kind of ways। यहाँ पर जैसे बात करी तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इसलिए लाया गया कि लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिल पाए जिनके पास उतनी फ़ीस देने के लिए नहीं है, इसीलिए ये एक्ट लाया गया। तो गवर्नमेंट ने देखो स्टेप्स लिए कि एक हमको इस तरीके से एक्ट करना है। फिर फॉर इंस्टेंस माई राइट टू लाइफ ऑब्लाइजेज द स्टेट टू मेक लॉज दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरी बाय अदर्स। अब इसका सेंस क्या होता है, राइट टू लाइफ है हमारा, तो इसका सेंस ये है कि कोई भी आके हमको हर्ट नहीं कर सकता है, हमारे इस राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो स्टेट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। आपको नहीं कर सकता तो आप भी दूसरे को नहीं कर सकते हो। सेंस इसका ये है कि आपका मन हुआ लाओ अपने दोस्त को ऐसे ही पोक करके दिखते हैं चाकू से, तो यू कैन नॉट डू सच थिंग्स, है ना। उसके राइट टू लाइफ को आप हैम्पर नहीं कर सकते, दूसरे को हार्म नहीं कर सकते हो, इंजरी नहीं दे सकते हो, न खुद पर आप लोगे। इसीलिए गवर्नमेंट का ही काम है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिश किया जाए, क्योंकि वो दूसरे के राइट को हैम्पर कर रहा है ना, ठीक है। फिर तो इसीलिए जो राइट्स होते हैं वो एक ऑब्लिगेशन स्टेट पर बनाते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट में आते हैं पॉइंट। तो राइट्स सिर्फ यही नहीं करते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए, वो स्टेट को ये भी बताते हैं कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। अब हमने एक चीज़ तो देख ली कि व्हाट स्टेट मस्ट डू, है ना, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, सब चीज़ें हो गई। राइट्स एक और काम करते हैं, व्हाट स्टेट्स कैन नॉट डू, ये भी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट पर एक सर्टेन वे में एक्ट करने के लिए, तो अगर अच्छे काम के लिए है तो उनका बुरा काम रोकने के लिए भी है। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि अगर किसी ने किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया और चीज़ों को उसके अगेंस्ट बोला विद वैलिड फैक्ट्स। अब हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप जाकर किसी भी गवर्नमेंट को कुछ भी दे दो, कुछ भी अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर लो चीज़ों की। मैं एक फैक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई बात रखी और वो बात सही है तो गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। वैसे झूठी बातों को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, आपने देखा होगा लोग झूठ फैलाया करते हैं, लोग क्या कहते हैं फेक सिनारियोस प्रमोट करते हैं, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती हैं, तो सच बातों पर क्या ही लगेगा। बट स्टिल गवर्नमेंट कैन नॉट डू सो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जो है अगर राइट है किसी चीज़ को सही करने का, तो गवर्नमेंट को राइट्स एक और ऑब्लिगेशन करता है कि क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जा रहा है, अगेंस्ट जाने का मतलब मैंने फिर से वही कहा, अगेंस्ट जाने का मतलब ये नहीं कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर इफेक्ट डाले। अगेंस्ट जाने का मतलब होता है थॉट्स अगेंस्ट, आइडियोलॉजी, किसी की राइट आइडियोलॉजी होगी, राइट, किसी की लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होगी, किसी की सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी होगी, तो वो उनका पर्सनल चॉइस है, वो आप उस बेसिस पर जज करके उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, ठीक। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि आपको अरेस्ट कर लिया जस्ट बिकॉज आप उसके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट काम कर रहे हो। आपने गवर्नमेंट कुछ कह रही है और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। जब आप कुछ ऐसा काम करोगे जो दूसरों के राइट्स को हैम्पर कर रहा होगा या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे होगे, तब वो चीज़ें अलग बात है। समझ में आया? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट को लिबर्टी ये नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को किसी भी बेसिस विदाउट एनी प्रूफ या बेसिस आप उसको अरेस्ट कर लो या उसको रिस्ट्रिक्ट करो। इसीलिए देखो जब पुलिस आती है तो वो पहले उनको वारंट चाहिए होता है। किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन करने के लिए ज़्यादा टाइम उनको वारंट चाहिए होता है। कोर्ट से वो लोग अपील करते हैं दैट वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ टाइम विद दिस पर्सन, ताकि हम उसका इंट्रोगेशन कर सकें, वो सब चीज़ें। तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अगर वो लॉ नहीं होगा
तो अब आप सोचो कितनी ज़्यादा एनॉमली हो जाएगी, कितनी ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी अथॉरिटी गवर्नमेंट पावर में होगी वो अपने अपोजिशन को ऐसे ही हरास करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। ठीक है। देन फिर आर राइट्स इंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज्ड विदाउट वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब क्या हुआ? राइट्स हमारे ये इंश्योर करते हैं कि जो अथॉरिटी है स्टेट की वो बढ़िया से चल रही है, सब चीज़ें चल रही है, बट वो क्या नहीं कर रही है, वो हमारे किसी भी राइट्स वायलेट नहीं कर रही है, हमारी लाइफ को और लिबर्टी को। ठीक है। द सॉवरेन स्टेट एग्जिस्ट नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सॉवरेनिटी का आपको मतलब पता है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है, रुको, सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि जो भी अथॉरिटी होगी उसके ऊपर किसी एक्सटर्नल का प्रेशर नहीं होगा, एक्सटर्नल का अथॉरिटी नहीं होगी, डिसीजन सारे वो अपने आप से लेगी। तो जो सॉवरेन स्टेट एग्जिस्ट करती है वो अपने लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि वो अपने इंडिविजुअल्स के लिए एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट है, कोई भी कंट्री है, वो पावरफुल है, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इट इज़ नॉट डूइंग सो फॉर द पर्पज ऑफ इट्स ओन बेनिफिट बट फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स सिटीजन। अपने सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए, अपने सिटीजन्स की रक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आप जो स्टेटमेंट आप जब पढ़ोगे, द सॉवरेन स्टेट एग्जिस्ट नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल। तो स्टेट का पर्पज़ ये है कि अगर वो ऑल माइटी स्टेट है, ऑल पावरफुल स्टेट है, तो उसका एक मेन पर्पज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पज़ है कि उसका काम है इंडिविजुअल को, अपने सिटीज़न को बचाना और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस को लेना। मतलब इंडिविजुअल इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी सॉवरेन स्टेट। इट इज़ ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेट टू डू, उसके लिए काम करने के लिए। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? देन अब हम लोग इसके आगे का चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसको यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग काइंड ऑफ राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी आपको लगता हो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक इसमें समझ में आया और आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो तो मैं रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ, दिस एग्जाम्पल इज़ गुड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे।